प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं। आपके ऑप्शन ए उपयोक्तावाद का, ऑप्शन बी समाजवाद का, ऑप्शन सी फाशीवाद का, ऑप्शन डी उक्त सभी का। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में किसके बीज निहित हैं। क्या फाशीवाद का बीज है, या समाजवाद का बीज निहित है, या फिर उपयोक्तावाद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी का, यानी कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोक्तावाद, समाजवाद और फाशीवाद इन तीनों के बीज निहित हैं। क्यों निहित है? क्योंकि प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश किया गया है और एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इसकी उपयोगिता को इसके अंतर्गत पुष्ट भी किया गया है। रिपब्लिक में संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फाशीवाद का समर्थन करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयुक्त सभी का बीज निहित है। क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटो। देखिए, न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बारकर भी कहते हैं कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है और प्लेटो के अनुसार इसी को स्पष्ट करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्लेटो। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? आपके ऑप्शन ए लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन बी बर्निन, ऑप्शन सी हन्ना अरेंट और ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। देखिए, क्वेश्चन यूपीजीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2012 में पूछा गया है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है कि किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। क्या ये लियो स्ट्रॉस है, क्या ये बर्लिन है, क्या ये हन्ना आरेंट है या फिर ये कार्ल पॉपर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। देखिए, कार्ल पॉपर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसमें पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश प्लेटो करता है। इनका कहना था कि प्लेटो ने आदर्शवादिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उस आदर्शवादिता को इतना पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है कि उसके अनुसार इन्होंने सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी सत्ता का प्रतिपादन, यानी इनका जो दर्शन है वो पूर्णतः सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है। क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग कौन थे? प्लेटो ने संरक्षक वर्ग की श्रेणी में किसको रखा था? शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को। तो उन्होंने संरक्षक वर्ग को, यानी प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के शासन को पूर्णतः मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। यानी इनका कहना था कि संपत्ति और जो परिवार का जो साम्यवादी सिद्धांत है, उन्होंने इसका साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था संरक्षक वर्ग के लिए, और जो कि पूरी तरह से मिथकों पर आधारित है, कोरी कल्पना पर आधारित है। इसीलिए बारकर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। क्वेश्चन है आपके सामने, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या ये प्लेटो ने कहा था, या ये अरस्तु ने कहा था, या फिर सेवाइन ने कहा था, या फिर डनिंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना था। उनका मानना था कि राज्य में न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब तक कि दार्शनिक राजा की शासन सत्ता
न स्थापित हो। अगर दार्शनिक राजा रहेंगे तभी राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित किया जा सकता है। तो प्लेटो का यह कथन इसी तथ्य को रेखांकित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको प्रैक्टिस सीरीज या प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, तो इसे आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो पहुंच सकेंगे। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन कौन से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप लोग अप टू डेट रह सकें इन वीडियोज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सही सुमेलन का है। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित कथन दिए गए हैं। तो पहले ये विचारक हैं मैकियावेली, दूसरे विचारक है मिल, तीसरे विचारक हैं ग्रीन और चौथे विचारक है बेंथन। और एक तरफ दिया गया कथन, इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तीसरा कथन है व्यक्ति को छल कर और जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। चौथा कथन है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु है। तो देखिए, मैकियावेली का कथन था कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो ये मैकियावेली का कथन था। तो ए का हो जाएगा 3। मिल का कथन था कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु हो जाता है। तो ऑप्शन बी यानी मिल का संबंध हो जाएगा 4 से। ठीक है। ग्रीन का कथन था कि इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। तो सी का संबंध हो जाएगा पहले से कथन से। और बेंथम का कथन था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो इस प्रकार से डी का संबंध हो जाएगा 2 से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का संबंध हो जाएगा 3 से, बी का संबंध हो जाएगा 4 से, सी का संबंध हो जाएगा 1 से और डी का संबंध हो जाएगा 2 से। ठीक है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आई हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें लाइटली मत लीजिएगा। इससे पहले भी 6 प्रैक्टिस सेट मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ और प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जो इनसे पहले आए हैं। आपके सामने ये भी सही सुमेलन का है। आपको एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक हैं। तो पहली अवधारणा है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, सी है दार्शनिक उग्रवाद, डी है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो आपको बताना है कि इनसे संबंधित इन अवधारणाओं से कौन कौन से विचारक संबंधित हैं। तो देखिए, मैकियावेली का संबंध किससे हो जाएगा, मैकियावेली का संबंध किससे हो जाएगा, देखिए, तो मैकियावेली का संबंध हो जाएगा नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, यानी ऑप्शन डी से। ठीक है। बेंथम का संबंध किससे हो जाएगा, बेंथम का संबंध हो जाएगा दार्शनिक उग्रवाद से। कैल्सन का संबंध किससे हो जाएगा, कैल्सन का संबंध हो जाएगा राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत से। और बोशांके का संबंध हो जाएगा राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, यानी ए का संबंध हो जाएगा 4 से, बी का संबंध हो जाएगा 3 से, बी का संबंध हो जाएगा, बी का संबंध हो जाएगा किससे, 3 से, सी का संबंध किससे हो जाएगा 2 से और डी का संबंध हो जाएगा 1 से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ठीक से क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसने कहा था। क्या ये हीगल है, क्या ये रूसो है, क्या ये लॉक है या फिर हॉब्स है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है, यह कथन कहा था हॉब्स ने। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका ओवरव्यू मैं दे रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए।
हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की शर्त लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता और तब पुनः अराजकता फैल जाता। इसका परिणाम क्या हुआ कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना था, अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में जाना था। इसलिए हॉब्स का कहना था कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्य अपने आप में साध्य है। ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। ऑप्शन सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। और ऑप्शन डी, राज्य ना साधन है ना साध्य है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियोस प्रैक्टिस सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं पिछले सभी वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ईजिली उस पर क्लिक करके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनाई हूँ वीडियोज़ की, उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग उस पर ईजिली क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। ये क्यों कहा जा रहा है? राज्य साध्य का एक साधन है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जो आदर्शवादी विचारक थे जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी और हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते थे, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूँकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित करके नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में ही विचार किया जाएगा। तो चूँकि वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है और आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, साध्य को साधन ना मानकर राज्य को साध्य ना मानकर साधन माना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य साध्य का एक साधन है, क्योंकि किसी विचारधारा से रिलेट करके ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर पूछा गया है कि राज्य का स्वरूप क्या है। तो वर्तमान समय में राज्य क्या है? साध्य का एक साधन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने राज्य साध्य है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन को रिलेट किया गया है सिद्धांत से, यानी आपको ये जो 4 ऑप्शन में सिद्धांत दिए गए हैं ना, उनसे रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य साधन है ना कि साध्य। क्या ये उदारवाद मानता है, या ये व्यक्तिवाद का मानना है, या ये फांसीवाद का मानना है, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का मानना है? ये क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम 2011 पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवाद का। उदारवादी विचारक ये मानते थे कि राज्य साधन है ना कि साध्य। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी ए.बी. डायसी, ऑप्शन सी जेलिनेक और ऑप्शन डी जी.डी. शाह, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह। आपको बताना है कि इनमें से किस विचारक ने यह कहा था कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेलिनेक। देखिए, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है, क्योंकि संविधान राजकीय आचरण का एक विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के वास्तविक संबंध को निर्धारित या निश्चित किया जाता है, तथा संविधान के द्वारा ही सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। देखिए, एक और विचारक थे गिलक्राइस्ट, उन्होंने भी संविधान को परिभाषित करते हुए कहा था कि संविधान उन लिखित तथा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों का प्रयोग सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। इसलिए ये दोनों ही कथन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जो
फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनका रिलेट किस विद्वान से, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पीजीटी एग्ज़ाम 2013 और टीजीटी एग्ज़ाम 2013 दोनों में पूछा गया है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, ऐसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ये क्वेश्चन यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विचारक था जिसने अरस्तु की आलोचना की थी या उपेक्षा की थी। क्या ये हॉब्स है, क्या ये लॉक है, क्या ये रूसो है या फिर ये मैकियावेली? आप लोग मेरे साथ साथ अपना आंसर कमेंट किया करिए कमेंट सेक्शन में और देखिए कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हॉब्स। देखिए थॉमस हॉब्स एक अंग्रेज दार्शनिक थे जिनकी रचना थी लेवियाथन और ये प्रकाशित हुई थी 1651 में। तो उनके द्वारा लिखी गई ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखते थे थॉमस हॉब्स, यानी अरस्तु के और प्लेटो के परिवार संबंधी दृष्टिकोण पर आलोचना का भाव रखते थे थॉमस हॉब्स और ऐसा करने वाले ये प्रथम आधुनिक विचारक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैकियावेली समर्थक था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिजात तंत्र का, ऑप्शन बी राजतंत्र का, ऑप्शन सी लोकतंत्र का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मैकियावेली इनमें से किस शासन तंत्र का समर्थक था। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैकियावेली किस शासन तंत्र के समर्थक थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं? क्योंकि मैकियावेली यह मानते थे कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता है। इनका कहना था कि किसी भी एक प्रकार के शासन तंत्र को किसी भी ये समस्त परिस्थिति के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ स्थितियों में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। इन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि राजतंत्र का निरूपण इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में तथा गणतंत्र का निरूपण इन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में किया है। अभिजात तंत्र को मैकियावेली बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। इन्होंने राजतंत्र और गणतंत्र का समर्थन तो किया है, लेकिन अभिजात तंत्र का ये बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजा को शेर की तरह साहसी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह कथन किसका था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी J.S. मिल। ये क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जितनी भी पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रवक्ता परीक्षा एग्ज़ाम हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको नेचर पता चले कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली। क्यों मैकियावेली? क्योंकि मैकियावेली ने दी प्रिंस में इनकी जो पुस्तक थी दी प्रिंस, उसमें राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए ये कहा है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इन्होंने यथार्थवादिता का समर्थन करते हुए राजा को यह सलाह दी है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी तथा शत्रु के चालों के बारे में, शत्रु क्या करने वाला है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीजीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
प्रोफेसर एग्ज़ाम 2013 में, लेक्चर एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को बिल्कुल नहीं भूल सकता है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी लॉक। चलिए बताइए, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन सकता है क्योंकि वे संपत्ति की इम्पोर्टेंस को समझते थे और उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने राजा को भी सलाह दी थी कि उन्हें लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं चाहिए या लेना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने राज्य का इस प्रकार से वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है परंतु प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में भी साझेदारी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडमंड बर्ग, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकाइबर और ऑप्शन डी मॉर्गन। आपको बताना है कि किसने इस प्रकार से राज्य का वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। क्वेश्चन पीजीटी एग्ज़ाम 2003 और 2005 दोनों में पूछा गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एडमंड बर्ग। देखिए, व्यक्तिवादियों की यह धारणा थी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और वर्तमान समय में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? क्योंकि राज्य वास्तव में सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है और सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित भी करता है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए, राज्य की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए एडमंड बर्ग ने कहा था कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार तथा पूर्णता में मनुष्य का साझेदार है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में पूछा गया सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिजातीय सिद्धांत, क्या ये पेरेटो से संबंधित है? ऑप्शन बी अनुदारवादी सिद्धांत, क्या ये बर्ग से रिलेटेड है? ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत, क्या ये प्लेटो से रिलेटेड है? या फिर ऑप्शन डी सामाजिक पसंदीदा सिद्धांत, ये रूसो से रिलेटेड है कि नहीं? क्वेश्चन पीजीटी एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो कभी भी संबंधित नहीं है क्योंकि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे और इन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो का संबंध अभिजात्य सिद्धांत से है, बर्ग का संबंध अनुदारवादी सिद्धांत से है तथा हॉब्स, लॉक, रूसो का संबंध समाजवादी समझौता सिद्धांत से है। तो इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक ही क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उसी तरह से एक ये भी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या ये ऑप्शन ए है सकारात्मक स्वतंत्रता, क्या ये हीगल से संबंधित है? ऑप्शन बी सुख एवं दुख गणित, क्या ये बेंथम से रिलेटेड है? ऑप्शन सी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, क्या ये स्पेंसर से रिलेटेड है? और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, क्या ये एंजल से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है युग्म वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध एंजल्स से नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का संबंध एंजल्स से ना होकर लेनिन से है, इसलिए ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाकी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का संबंध स्पेंसर से है, सुख एवं दुख गणित का संबंध बेंथम से है और सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध हीगल से है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में भी आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, क्योंकि
पैट्रिक कैंडिडेटाबाद का संबंध एंजल्स से नहीं होके है, किससे है? लेनिन से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है और जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी फॉस्टर। ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपको बताना है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं अपितु यह शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है और ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यह कथन किससे रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूसो। रूसो को प्लेटो की शिक्षा पद्धति ने इतना अधिक प्रभावित किया था कि उन्होंने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा जाना श्रेष्ठ समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? ऑप्शन ए साम्राज्यवाद का, ऑप्शन बी नगर राज्यों के विनाश का, ऑप्शन सी अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। आपको बताना है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट या क्विज सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताया करिए। और अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर भी कर दिया करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हैं ना वीडियो, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कर दिया करिए और अपनी तरह के अन्य स्टूडेंट्स में जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ही UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या PGT या TGT एग्ज़ाम या DSSB PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद। देखिए, प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है और प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों के साम्यवाद में विभाजित किया है। देखिए, प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है और यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। इसलिए ये संपत्ति का प्लेटो सैनिकों और शासकों के लिए निषेध मानते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि अभिभावक वर्ग के पास कोई भी परिवार या संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मानते थे कि अगर इनके पास परिवार या संपत्ति होगी तो ये अपने कर्तव्यों का संचालन या प्रतिपादन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आदर्श राज्य का विनाश हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी प्लेटो। आई होप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटो। प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य का प्रतिपादन करते हुए यह कहा कि पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस लिए किया था? उनका कहना था कि शासक और सैनिक जो हैं वो राज्य के अभिभावक हैं, इसलिए इनके पास संपत्ति और परिवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास संपत्ति या परिवार होगा तो वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, और जब ये अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो आदर्श राज्य का विनाश संभव हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो राज्य के अभिभावकों, जो कि अभिभावक कौन थे? शासक और सैनिक वर्ग थे, उनके लिए पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया, इसका आंसर बताया और इसके बारे में फुल डिटेल से आपको समझाया। और ऑप्शन डी सत्ता, ये क्वेश्चन UP GIC अध्यापक प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। आपको बताना है कि औचित्यपूर्ण शक्ति इसमें से क्या है। क्या ये सत्ता है, क्या ये ज्ञान है, क्या ये प्रभाव है, या ये धन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्ता।
देखिए, सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं। जो अथॉरिटी होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो उसके सभी आर्डर्स को सभी लोग फॉलो करते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता एक औचित्यपूर्ण शक्ति है, क्योंकि इसका आधार क्या है? वैधता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। ऑप्शन बी, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। ऑप्शन सी, व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको प्रकृति पता चल रही है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। देखिए, हॉब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति, मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति कौन सी? द प्रिंस थी, में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया गया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ये आपके कुछ ही क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं जो फैक्ट्स देती हूँ उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो हॉब्स, मैकियावेली कैसा था? हॉब्स की भांति ही था, और उसकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? द प्रिंस थी। इसमें प्रिंस में मैकियावेली ने व्यक्ति के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है, और मैकियावेली की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वे अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण है क्या? भय। प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैकियावेली व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी मानता है, और इसका वर्णन उसने किसने किया है? अपनी पुस्तक द प्रिंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण। ऑप्शन बी, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक विधि, या ऑप्शन डी, सभी। ये क्वेश्चन भी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आज से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अरस्तु के किस विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। आपको बताना है कि अरस्तु का कौन सा ऐसा विचार था जिससे मैकियावेली अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी इन सभी उपर्युक्त तीनों विचारों से, अरस्तु के तीनों विचारों से मैकियावेली प्रभावित थे। देखिए, अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं, और नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए, तो मैकियावेली अपने युग के क्या हो गए? शिशु से सुशोभित हुए। मैकियावेली को क्या कहा जाता है? अपने युग का शिशु कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विचारक अपने युग का शिशु है, तो उसका उत्तर होता है मैकियावेली। वहीं अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो अरस्तु की भांति ही मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण करके राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन तीनों ही विचारों से, अरस्तु के विचारों से मैकियावेली प्रभावित थे। तीन विचार क्या थे? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, और ऐतिहासिक विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, रूसो, ऑप्शन बी, मैकियावेली, ऑप्शन सी, मार्क्स, और ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। आपको बताना है कि इन चारों विचारकों में से, इन चारों राजनीतिज्ञों में से, इन चारों राजनीतिक पर्सनालिटीज़ में से, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में से किसने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, मैंने अभी इसके पहले ही डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली ने ही राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था। और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है कि इसके पहले मैंने क्या डिटेल दिया है, तो आप लोग उसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैकियावेली जो थे वो राजनीति, वो क्या करते थे? राजनीति का पृथक्करण, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करते थे, और राज्य को ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण करके राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था मैकियावेली ने। तो इस प्रकार से मैकियावेली ही ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया।
शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लासवेल और ऑप्शन डी बेकर। पीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शक्ति की अवधारणा किसने दी है? क्या ये मैकियावेली है, क्या ये कार्ल मार्क्स है, क्या ये लासवेल है या फिर ये बेकर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकियावेली। देखिए, आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना और मैकियावेली ने राज्य को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के राज्य को शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली का मानना था कि प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को बस में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था मैकियावेली ने, क्योंकि उसका मानना था कि मैकियावेली का मानना था कि प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्य को बस में कर सकती हैं, लेकिन राजा के लिए सिर्फ भय के सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लासवेल, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हार्टमैन और ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हॉब्स। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किस विचारक ने किया था? क्या ये प्लेटो है, क्या ये मैकियावेली है, क्या ये अरस्तु है या फिर ये हॉब्स है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकियावेली। देखिए, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द के पर्याय स्टेट की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से हुई है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। राज्य शब्द का पर्याय इंग्लिश पर्यायवाची क्या है? स्टेट है। और स्टेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द जो कि स्टेट जिसका इंग्लिश रूपांतरण स्टेट है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्टेट की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटो से, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इसके पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्ट ऑफ वार, ऑप्शन बी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ऑप्शन सी द प्रिंस और ऑप्शन डी सभी। देखिए, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके? मैकियावेली की तीनों ही पुस्तकें हैं, आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस। ये तीनों ही पुस्तकें मैकियावेली की हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी। ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं वो मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती हैं। देखिए, मैकियावेली के पूर्व विचार किसी भी एक ग्रंथ में नहीं है, अपितु उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं, जिसमें आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है, तो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी राज्य की प्रकृति से संबंधित है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है, तो वहीं द प्रिंस जो है उसमें शासन कला के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ वार जो है वो मूलतः किससे संबंधित है? तो आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। ये पूछा जा सकता है कि द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का संबंध या उसके अध्ययन का ये विषय क्या है? तो इसमें राज्य के प्रकृति और उसके स्वरूप का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो वहीं द प्रिंस में शासन कला के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ऑप्शन बी राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। ऑप्शन सी राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। ऑप्शन डी दोनों ए और बी ये दोनों ही कथन सही है मैकियावेली के अनुसार। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आपको बताना है कि मैकियावेली के अनुसार कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी कथन सही हैं। यानी राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, क्योंकि मैकियावेली मानता था कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है और इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ और राज्य का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है। मनुष्य सुरक्षा चाहता है इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आपके ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हॉब्स। आपको बताना है कि किस विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मैकियावेली। मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। इनका मानना था कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है और मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए सेवाइन ने भी कहा था कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ और तब उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में यहीं से संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जो आधुनिक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता आधुनिक राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और सेवाइन ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली के द्वारा ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया और तभी से इसे संप्रभु शक्ति भी कहा जाने लगा। तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरस्तु। ये राजस्थान पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम हो। तो पॉलिटिकल साइंस और सिविक सब्जेक्ट्स जितने भी लिया है या फिर नेट एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, इन सभी या डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियोज़ जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु। ये स्टूडेंट्स अरस्तु को राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन विषय के रूप में नीति शास्त्र से अलग किया। पहले जो था राजनीति और नीति शास्त्र को राजनीति और नीति शास्त्र का एक साथ ही अध्ययन किया जाता था। ठीक है, नीति शास्त्र के अंतर्गत ही राजनीति का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अरस्तु पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से राजनीति का नीति शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में इसको डेवलप किया और अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल और ऑप्शन डी अरस्तु। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पहला वाला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में किस तरह से पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में डाला है। क्वेश्चन को पूछने के एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के प्रथम राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने प्रदान किया था, अरस्तु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। मैं जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्या प्रैक्टिस आपसे करवा रही हूँ, क्योंकि
इन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन के नेचर का पता चलता है कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ही वे राजनीतिक विचारक थे जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक या पिता माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति के एक स्वतंत्र विज्ञान, राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अरस्तु को ही दिया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। देखिए एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गैटिल और ऑप्शन डी सीले। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से किसने या कौन सा विद्वान ऐसा था जिसने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीले। राजनैतिक वैज्ञानिक शीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्बिट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हाल द्वारा भी व्यक्त किया गया था। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। और वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? 4 हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अनिवार्य तत्व हैं। ये अनिवार्य तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार। लेकिन वो कौन सा विद्वान है जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो विद्वान है, ऐसे विद्वान है सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीले। सीले ने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। किसने कहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मैकाइबर, ऑप्शन सी सीले और ऑप्शन डी बिलोबी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, यह किसने कहा? क्या ये गार्नर है, क्या ये मैकाइबर है, क्या ये सीले हैं या फिर ये बिलोवी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। सीले ने ही कहा था, सीले ही ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने कहा था कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी बिलोबी। देखिए इसमें सीले नहीं है ऑप्शन में, तो अब बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? क्या ये अरस्तु हैं, क्या ये प्लेटो हैं, क्या ये सुकरात हैं या फिर ये बिलोबी हैं? ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी अध्यापक परीक्षा 2012 में और यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलोबी। बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। वहीं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, तो वहीं बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जोड और ऑप्शन डी बोसांके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है, यह कथन क्या है या किसका है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। क्या ये हीगल है, क्या ये गार्नर है, क्या ये जोड है या फिर ये बोसांके हैं? ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीगल। ये हीगल का कथन है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ भी उसे उपलब्ध है इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है।
हीगल ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानते थे कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति तभी कर सकता है जबकि वह राज्य का सदस्य है। अगर वह राज्य का सदस्य नहीं है तो व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसी को वर्णन किया है हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। आई थिंक इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी हीगल। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया है। आपको बताना है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। क्या ये बेंथम है, क्या ये जे.एस. मिल है, क्या ये कार्ल मार्क्स है या क्या ये हीगल है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हीगल। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। और आदर्शवाद क्या मानता है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। और इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि चूंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक था, इसलिए उसकी जो विचारधाराएं थी वो आदर्शवाद के सिद्धांत के अनुरूप ही रही होंगी ना, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। तो हीगल इसी आदर्शवादिता का समर्थन करते हुए कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीगल। हीगल का मानना था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशीर्वादम ने, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन सी गेटल ने, ऑप्शन डी गार्नर ने। कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? क्या ये आशीर्वादम है, क्या ये गिलक्राइस्ट है, क्या ये गेटल है या फिर ये गार्नर है? किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये विद्वान है ऑप्शन ए आशीर्वादम। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। इन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ईंटों की दीवार में यदि ईंटें समाज हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य है, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार जो कि त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने भी लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन ए आशीर्वादन ने कहा था कि आशीर्वादन ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी स्वरूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल और ऑप्शन डी गेटिल। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। क्या ये गार्नर का कथन है, क्या ये सीले का कथन है, क्या ये रॉबर्ट डहल का कथन है या फिर ये गेटिल का कथन है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल। ये रॉबर्ट डहल का कथन था कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। रॉबर्ट डहल का ऐसा मानना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और जो कि आपके आगामी जीआईसी और जीडीसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो डीएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम या किसी भी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है। क्वेश्चन है, एडवर्ड सेल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, ऑप्शन बी देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, ऑप्शन सी देश के आर्थिक विकास से और ऑप्शन डी देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। ये क्वेश्चन हरियाणा
हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन की प्रकृति को देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन का आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग देख भी लेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। ये 5 व्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा है आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, चौथा है सर्वाधिकारवादी या सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो एडवर्ड सिल्स ने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गैटिल, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गार्नर। आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गार्नर। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है और इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक सिद्धांतों की या संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के सभी रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना ही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन था गार्नर का और ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र और ऑप्शन डी समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है और राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र है जो कि राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो कि किस भाषा से लिया गया शब्द है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन और ऑप्शन डी जर्मन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो कि किस भाषा से लिया गया शब्द है। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और इससे पहले मैं आपसे एक कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं देखा है कि यूपी जीआईसी जो लेक्चरर रिक्रूटमेंट होता है तो उसका जो सिलेबस क्या है, सिविक्स का सिलेबस क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका सिलेबस का वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए क्योंकि ये जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है और जो सेकंड पार्ट है वो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो पहले आप लोग सिलेबस वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी सही दिशा में करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी। जो पॉलिटिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और यह यूनानी भाषा का शब्द। देखिए अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनानी यानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे और नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स शब्द की संज्ञा दी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी वही क्वेश्चन है लेकिन इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है इस वीडियो में कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ग्रीक और ऑप्शन डी संस्कृत। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी अध्यापक परीक्षा 2009 में पूछा गया है।
तो आपको बताना है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है और यह पोलिश शब्द किस भाषा का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसवेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, आपको ये बताना है। क्या ये चार्ल्स मेरियम है, क्या ये डेविड ईस्टन है, क्या ये हेराल्ड लॉसवेल है या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, ये सभी विद्वान जो हैं या विचारक जो हैं वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। देखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्डो वाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लॉसवेल, फ्रेडरिक शूमैन, V.O.K. जूनियर, गैब्रियल आलमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये सभी जो विद्वान विचारक हैं वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आप लोग इन्हें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी डिमॉक, ऑप्शन सी गिलक्रास्ट, ऑप्शन डी सीले। ये क्वेश्चन UPGIC सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिमॉक। देखिए मार्शल एडवर्ड डिमाक, डिमाक का पूरा नाम था मार्शल एडवर्ड डिमाक और यह एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमाक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है और डिमाक ने यह कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गैटिल और ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है और राज्य के बिना सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य क्या है, सिर्फ अमूर्त कल्पना है। तो गिलक्रास्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और गिलक्रास्ट ने जो लिखा था, जिस रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया था, उसे ही पॉल जेनेट और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषाएं विभिन्न तरीके से पूछी जा सकती हैं कि ये परिभाषा किस विचारक ने दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लिकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी लास्की। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। क्या ये बेंटले हैं, क्या ये लिकॉक है, क्या ये कैटलिन है या फिर ये लास्की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कैटलिन। देखिए शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह व्यक्ति नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। क्या है, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना है कैटलिन ने, और उन्होंने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने की एक शक्ति है और जिसके लिए वह इस प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर सभी नैतिक तथा अनैतिक प्रकार के उपायों को अपनाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है, एक शक्ति का विज्ञान है। क्वेश्चन आपके सामने, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह कैसा शब्द है। ऑप्शन ए
एक जर्मन शब्द है, ऑप्शन बी एक फ्रेंच शब्द है, ऑप्शन सी एक लैटिन शब्द है और ऑप्शन डी एक ग्रीक शब्द है। आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविकटास से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक लैटिन शब्द है। देखिए, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविकटास शब्द से हुई है। तो सिविक और सिविकटास शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसमें सिविक का अर्थ होता है नागरिक और सिविकटास का अर्थ होता है नगर राज्य। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई और नागरिक शास्त्र सिविक और सिविकटास शब्द से मिलकर बना है, जिसमें सिविक का अर्थ होता है नागरिक और सिविकटास का अर्थ होता है नगर राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। क्या ये ऑप्शन ए है नागरिकता, क्या ये ऑप्शन बी है पंचायती राज, क्या ये ऑप्शन सी है राज्य, या क्या ये ऑप्शन डी है नगर निगम। आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है ऑप्शन ए नागरिकता। देखिए, जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये नागरिक से संबंधित सभी संस्थाओं, उनके जीवन, उनके सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, ये पूछा गया था UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। आपको बताना है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी कस्बा और ऑप्शन डी राज्य। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दिया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम था राज्य। देखिए, प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है और यूनानी भाषा में इसे पोलिश कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनैतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था, जो कि 1513 में प्रकाशित। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है। आपको बताना है कि शहर राज्य जो शब्द है वो सामान्यतः इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राचीन इजिप्ट, ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन सी प्राचीन चीन और ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। ये देखिए, DSSB PGT एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस। शहर राज्य का संबंध जो है वो प्राचीन ग्रीस से है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोलिश का मतलब निम्न में से क्या है। पोलिस शब्द का मतलब निम्न में से क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी शहर राज्य और ऑप्शन डी गाँव। ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB PGT एग्ज़ाम 2014 में। तो ये आगे की सारी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम लोग पुराना प्रैक्टिस सेट लगाना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता चलती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका नेचर क्या है। इसलिए जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शहर राज्य। देखिए, जो पोलिस शब्द था उसका जो प्राचीन संदर्भ में उसका जो अर्थ होता था वो था शहर राज्य। पोलिस शब्द का अर्थ होता है शहर राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य सरकार विधियां प्रथाएं और संस्कृति, ऑप्शन बी संप्रभुता सरकार बाजार राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, ऑप्शन सी है राज्य सरकार विधियां सभ्य समाज और राजनीतिक दल, ऑप्शन डी है राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। देखिए, PGT परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का को जो ऑप्शन परिभाषित करता है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को अच्छे से परिभाषित करते हैं। यानी ये जो तत्व हैं, राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण राजनीतिक दल शक्ति संघर्षों और सहमति का अध्ययन है और आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान संस्थाओं और राजनीति का अध्ययन करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन क्षेत्र का विषय है।
आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए है लोक जीवन, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है सरकार और ऑप्शन डी है विधि निर्माण। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। आपसे जो पूछा गया है वो क्या है कि जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक जीवन। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो उसका परिणाम यह हुआ कि यह अधिक व्यापक और यथार्थवादी बन गया। जो राजनीति विज्ञान था वो उसका विषय क्षेत्र अधिक व्यापक और यथार्थवादी बन गया और यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, वरन ये मनुष्य के समस्त जीवन के, मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलापों का और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है। तो इस तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम था उसका अध्ययन क्षेत्र का दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण पे आधारित हो गया, जो कि व्यवहार मतलब जो कि इसका बिहेवियर अप्रोच जो है इसको इसमें लागू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है। ऑप्शन ए भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन बी प्रकृति विज्ञान, ऑप्शन सी पुण्य विज्ञान और ऑप्शन डी समाज विज्ञान। राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? तो आई होप इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, समाज विज्ञान की ही एक शाखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी समाज विज्ञान। देखिए, जो समाज विज्ञान है, सोशल साइंस, वो मानव समाज का अध्ययन करने वाली एक शैक्षिक विधा है और प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम भी है सामाजिक विज्ञान। इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें नृ विज्ञान का, पुरातत्व का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का, राजनीति शास्त्र का, समाजशास्त्र का आदि विषयों को का अध्ययन किया जाता है और ये सभी विषय संपूर्ण रूप से क्या कहलाते हैं? समाज विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान क्या है? एक समाज विज्ञान है और इसका संबंध किससे है? राज्य से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वो ये पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से, ऑप्शन बी आर्थिक सत्ता से, ऑप्शन सी सामाजिक सत्ता से या ऑप्शन डी सांस्कृतिक सत्ता से। देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम में। देखिए, आपका जो आगामी परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर की या फिर डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है या जो आपका नेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, उन एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ टॉपिक वाइज दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राज्य तथा उसका अर्थ, राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्व। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के रूप में दूंगी। तो आप लोग इसे रिवीजन के रूप में लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ कमेंट में बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से संबंधित है राजनीति विज्ञान, क्योंकि राजनीति विज्ञान क्या है? आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो पहला जो कथन है वो यह है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा कथन है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा कथन है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। और चौथा कथन है इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो कूट है आपके, पहला कूट है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो मूलतः क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, यानी कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है
और क्या, या सैद्धांतिक और शोधपरक है, और इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा, ये कथन क्यों सही है? क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूर्णतः नैतिक है। क्योंकि इसमें नैतिक और अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है, इसीलिए ये 3 कथन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा कथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ऑप्शन बी है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी है राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। और ऑप्शन डी है राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। ये राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक विकास किसका निर्माण करता है? राजनीतिक विकास जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, राजनीतिक विकास का तात्पर्य क्या है? राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, और यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्चमैन, ऑप्शन बी रुडोल्फ, ऑप्शन सी रास्पेल और ऑप्शन डी गोल्डहैमर। ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा राजनीति शास्त्री है जो राजनीति विज्ञान के राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्चमैन। जो इल्चमैन है वो ऐसे राजनीति शास्त्री हैं जिनका संबंध राजनीति विकास की अवधारणा से है। ठीक है, और रुडोल्फ का संबंध किससे है? प्रशासनिक चिंतन से है। लॉसवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है और गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये था आज का विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण MCQ जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिए। राज्य से संबंधित है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। आप लोग को मैं 1 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, तो फिर मैं इसका आंसर बताऊँगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गार्नर। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के संगठन, सिद्धांत, शासन एवं व्यवहार से है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय नहीं मानता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी ई बॉर्कर। देखिए, जिस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट होगा आपको फैक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाना, तो वहाँ मैं आपको फैक्ट्स दे दूँगी। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मतलब जो वन लाइनर फॉर्म में है, यानी जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इस फैक्ट से ये कौन रिलेटेड है, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। बाकी ताकि आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपका समय भी नष्ट न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ई बार्कर। जो ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर है, ये शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय मानते थे, लेकिन बार्कर ने शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लियो स्टार्ड, ऑप्शन बी लॉसबेल, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन था कि राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉसबेल। लॉसबेल ने यह कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में है तो उसकी वास्तविक सत्ता का स्वरूप कैसा है और ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो इस सिद्धांत से संबंधित है लॉसबेल।
क्वेश्चन है आपके सामने ऑप्शन 4, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट में कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। आप लोग जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए। तो इस तरह से ये एक टेस्ट के फॉर्म में आप लोग इस वीडियो को लीजिए और देखिए कि आपको 10 में से, जो मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये तो सबको पता होगा आई होप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। देखिए जो डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत मॉडल दिया था, उसके अंतर्गत डेविड ईस्टन ने इस पद्धति का जो प्रयोग किया था उसमें राजनीतिक व्यवस्था को उसके पर्यावरण के संबंध में देखने की कोशिश की थी डेविड ईस्टन ने। ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको पर्यावरण के संदर्भ में देखने की कोशिश की थी डेविड ईस्टन ने। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण से निवेश के रूप में मांगें उठती हैं और उन्हें व्यवस्था का समर्थन प्राप्त होता है। इन मांगों को राजनीतिक दल, दबाव समूह, समाचार पत्र व अन्य समुदाय आदि समर्थन देकर व्यवस्था में रूपांतरण के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसका क्या परिणाम होता है कि इन मांगों के परिणाम स्वरूप कुछ नए निर्णय लिए जाते हैं और पुराने निर्णयों में संशोधन किया जाता है अथवा कुछ निर्णयों को स्थापित किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेक्चर बन रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल का विस्तृत रूप से एक वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। समसामयिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना हो तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, ऑप्शन बी, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है, ऑप्शन सी, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, और ऑप्शन डी, राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन है। आपको अगर इस समय जो वर्तमान स्वरूप है, समसामयिक परिप्रेक्ष्य है, उसके संदर्भ में आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में परिभाषित करना है कि ये इन चारों ऑप्शन में से इसके क्षेत्र के बारे में इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन है। देखिए अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? यह सिर्फ और सिर्फ संप्रभुता का अध्ययन करता है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन हैं? आपको ये बताना है कि जो आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और लेनिन, ऑप्शन सी लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस वीडियो के रिस्पांस पे ये निर्भर करेगा कि मैं इस सीरीज को आगे भी जारी रखूं या नहीं। अगर इस वीडियो को रिस्पांस मिल गया 100 लाइक्स का तो मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आगे से अगली वीडियो में मैं इसकी संख्या बढ़ा दूंगी। अगर इसको 100 लाइक्स मिल गए इस वीडियो को तो मैं इसकी संख्या भी बढ़ा दूंगी, यानी 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन मैं दूंगी आपको डेली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक युग में भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने का प्रयत्न किया। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आखिर किन सिद्धांतों पर बल दिया जाता था। तो जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था वो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाता था। 19वीं सदी से इसने विधिक, संवैधानिक और संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया और 20वीं शती के प्रारंभ से ही परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति के सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो कि अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। तो जब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की बात आती है तो उसके अंतर्गत दार्शनिक, तार्किक, नैतिक और ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपके सामने कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वेक्षण पद्धति पर बल, ऑप्शन बी गणितीय प्रतिमानों का निर्माण, ऑप्शन सी ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल, ऑप्शन डी तथ्य संग्रह पर बल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान किन तथ्यों पर बल देता था। अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बहुत ईजिली दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल देता था, क्योंकि ये दार्शनिक परंपरा पर आधारित था। कैसा था? जो परंपरागत राजनीति थी वो क्या थी? दार्शनिक थी ना। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता था, जो कि नैतिक होती थी, ऐतिहासिक होती थी और वैदिक पद्धतियों को इसके अंतर्गत अपनाया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या था? ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स मेरियम की प्रमुख कृति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स न्यू, ऑप्शन सी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स और ऑप्शन डी पैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो चार्ल्स मेरियम की प्रमुख कृति थी जिसके अंतर्गत उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात किया था, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा है कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बी क्रिक, ऑप्शन ए बी क्रिक, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी आर ए डहल। आपको ये बताना है कि ये किसका कथन था कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे। देखिए, आप लोग मुझे अपने स्कोर भी सबमिट कर दीजिएगा कमेंट में कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। आपके सामने स्क्रीन पर और इस क्विज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने इस तथ्य पर बल दिया कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए एल ब्राइस यानी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन सी थॉमस मूर, ऑप्शन डी माइकल ऑक्सफोर्ड। आपको बताना है कि इन चारों विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया था कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर। सिर्फ तथ्य के बेस पर ही राजनीति का अध्ययन आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर, ना कि दार्शनिक व्याख्या पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन था कि राजनीति का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो अध्ययन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर। तो